मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एम के यानी मनोज कंडारी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। मित्रों, पूर्व में यानी आज सुबह ही मैंने आपको सूचित किया था कि आज शिक्षण अभिरुचि अल्टी सहायक अध्यापक का बहुत ही बेहतर प्रैक्टिस लेकर मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूँगा। और आज मैंने इस पर काफ़ी बेहतर प्रश्न बनाए हैं। इसका स्तर कठिन जरूर होगा, लेकिन आप इसको एक आध बार ज़रूर देखना। इससे प्रत्येक टॉपिक से मेरी कोशिश रही है कि मैंने यह प्रश्न बनाए हैं और आप पूरा देखना, अपने मित्रों तक भी शेयर करवाना, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों तक आप इसको पहुंचाएंगे तो मेरा पुनर्बलन बढ़ेगा। और पुनर्बलन बढ़ने के उपरांत मैं अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर सेट आपके सम्मुख लाऊंगा। तो इससे पूर्व हमने उत्तराखंड अल्टी, हिंदी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रैक्टिस सेट मैंने आपके सम्मुख लाया था। आप प्ले लिस्ट में जाकर, कुछ लोगों को प्ले लिस्ट ओपन दिख रही है, कुछ लोगों को नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें 8 से 10 वीडियो मैंने एलटी के उसमें डाले हैं और करीबन 15 से 20 वीडियो जो है उत्तराखंड से संबंधित हैं उसमें। तो ज़्यादा आज मेन टॉपिक पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि का। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं रखता है तो उसे किस अच्छे परिणाम की आशा होनी चाहिए थी। यहाँ पर नहीं कर सकते या कथन सीखने का किस नियम से है। अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है, अगर किसी विद्यार्थी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो उसे किस अच्छे परिणाम की आशा नहीं करते हैं, तो कथन कौन सा नियम होगा। तो यहाँ पर होगा तात्परता। अगर आप सीखने के लिए तत्पर नहीं होंगे, अगर मेरी चेष्टाएं मेरी मनोभावनाएं अगर ज़बरदस्ती मेरे से कोई माँ बाप या कोई कार्य कराते हैं, मैं उस कार्य में अपनी जिज्ञासा नहीं रखता हूँ, तो वह कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता है। जब तुम्हारी जिज्ञासा या मनोवृत्ति बढ़ेगी, जब आप उस कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे, तभी वह उस कार्य को कर सकते हैं। तो इसका पर्व का, तात्परता, नवीनता, अभ्यास का, तो इसका आंसर होगा बी यानी तात्परता। अब तात्परता क्या है? देखो, तात्परता का मतलब होता है यदि विद्यार्थी को पढ़ने की इच्छा ही नहीं है ना, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहते हैं तो हम उसे शीघ्रता से सीखते हैं। कोई भी कार्य आपने कठिन से कठिन एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आपका एलटीआर लेक्चरर का एग्ज़ाम है। आपने सोचा कि मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, यानी मेरा एसएसटी भी है, समाज और हिंदी भी है। मुझे लगता है कि मुझे कोई विषय अगर हार्ड लगता है, हिंदी मुझे हार्ड लगती है, और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हिंदी में ही करना चाहिए। मैंने रात दिन ये किया, या तुमने किया, किसी ने भी। लेकिन जब मैं तत्पर था, तो तत्पर होने के कारण मेरी जिज्ञासा बढ़ी, मेरा अभ्यास बढ़ा, तो वहाँ पर मुझे पुनर्बलन मिला और आप या मैं वह कार्य सक्सेसफुल भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर जब तक हमारी इच्छा किसी कार्य को करने की नहीं होगी, तब तक हम उस कार्य को बेहतर रूप से नहीं कर सकते हैं। तो इसी को तात्परता का नियम कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है अभ्यास। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। करने से जो जो कि अभ्यास, किसी भी कार्य को करने से आप अभ्यास करते हो, सरलता से सीख जाते हैं। आप जैसे हम अभ्यास करते हैं कोई भी कार्य से, जैसे हम गाड़ी सीखते हैं, मोटरसाइकिल सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम जितना अभ्यास करेंगे, हम उतना जितना प्रैक्टिकल हम करेंगे, जितना प्रत्यक्ष रूप से हम किसी कार्य को करेंगे, उतने ही जल्दी हम उस कार्य को सीख जाते हैं। दूसरा प्रभाव का नियम है। तो ये प्रभाव का नियम जो है, प्रभाव का नियम ये थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे। तो प्रभाव का नियम जो है, किसी को अच्छा करना, अगर मैं जानता हूँ कोई कार्य को अच्छा हो गया तो वह हितकार होता है। अगर कोई कार्य मैं करना चाहता हूँ, प्रभाव से करना चाहता हूँ, एक तीव्रता से करना चाहता हूँ, नहीं मुझे ये कार्य करना है, तो वहाँ पर प्रभाव का नियम होगा, वह कार्य हितकार होता है, यानी वह कार्य अच्छा हो जाता है। कुल मिलाकर इस प्रभाव के नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने भी यहाँ पर जो है अपने इस नियम के तहत उन्होंने, देखो, जो 3 नियम थे, तात्परता, प्रभाव का, अभ्यास का, तो यह जो है, ये थॉर्नडाइक के जो नियम थे यह प्राथमिक नियम थे और 5 उनके गौण नियम थे। कई बार यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब एक देखो, अभ्यास क्या होता है। अभ्यास, बिना अभ्यास का तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। जैसे आजकल आप अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जितना अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या बुक से अध्ययन करेंगे, उतना ही आप सशक्त होंगे और एक रचनात्मक कार्य आपके पास
अगर रचनात्मक आप कार्य करते हैं तो एग्जाम में उससे फायदा मिलता है। और यही एक उक्ति है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी अवत जात पे सिल पर पड़त निशान। देखो कितनी एक पंक्तियां हैं, लेकिन इस इन छोटी सी दो पंक्तियों में वृंद, कवि कवि वृंद की ये पंक्तियां हिंदी साहित्य से है ये। तो अभ्यास हर जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। छोटी सी पंक्तियां, लेकिन इतना कितना व्यापक अथक अर्थ है इसका। देखो एक कुआं है और कुआं से हम जैसे पानी निकालते हैं वहाँ रस्सी से, तो उस पर एक जो है सिल यानी पत्थर रहता है। हम जब निकालते निकालते हैं कई साल वर्ष ऐसे ही कार्य होता है, तो एक इतनी जो एक कमज़ोर चीज़ रस्सी रहती है वो भी सिल यानी पत्थर पर निशान अपना रगड़ से उसके निशान पड़ जाते हैं। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि अभ्यास का कितना बड़ा व्यापक क्षेत्र होगा। आगे हम थोड़ा कम कम डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत वीडियो जो बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ बेहतर ढंग से एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा क्वेश्चन है, रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण है व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका आंसर होगा ये, यानी व्यक्तिगत परीक्षण। अब रोसा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है, इसमें जो है 10 कार्ड है। 10 कार्ड में से जो इसमें 5 कार्ड काले हैं, 2 कार्ड इसमें काले और लाल हैं, और 3 इसमें अन्य रंग के हैं। देखो ये व्यक्तिगत परीक्षण से संबंधित दूसरा आता है टेट, ये एक बहुत प्रसिद्ध है। टेट आता है, कैट आता है, CAT, और दूसरा आता है शब्द साहचर्य आता है, और सहचार्य आता है, वाक्य पूर्ति आता है। तो ये सारे नियम हैं जो व्यक्तिगत से हैं। देखो व्यक्तिगत, किसी को भी व्यक्तिगत धारणा दर्ज की जाती है, इससे व्यक्तियों की व्यक्तिगत धारणा स्याही धब्बे से दर्ज की जाती है, तब यह परीक्षण लागू होता है। आगे हम तीसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता है, किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? कोई व्यक्ति मोटापा तो है, लेकिन मोटापा होने के कारण भी वह फिर भोजन करना चाहता है, तो यह किस प्रकार का एग्जाम्पल होगा? ए उपागम उपागम द्वंद्व, बी परिहार परिहार द्वंद्व, सी उपागम परिहार द्वंद्व, और डी बहु उपागम परिहार द्वंद्व। तो इस आंसर का जो उत्तर होगा, यह उत्तर होगा उपागम परिहार द्वंद्व, तीसरा नंबर का। अब उपागम परिहार द्वंद्व क्या होगा, यह आखिर होता है क्या? तो देखो द्वंद्व आपने पढ़ा होगा, समायोजन पढ़ा होगा, कुछ समायोजन पढ़ा होगा, अनुकूलन पढ़ा होगा, स्कीमा पढ़ा होगा, उसी के तहत यह भी है द्वंद्व। अब द्वंद्व जो है, देखो उपागम परिहार कहाँ पर होता है? जहाँ पर हम जब कोई संघर्ष धनात्मक और ऋणात्मक होता है तो वहाँ पर उपागम परिहार होता है। उपागम कहाँ पर होता है? ये कुछ समायोजन के हैं, जैसे कुछ समायोजन के लक्षण है तनाव, दबाव, स्वालीनता, द्वंद्व, तो उसी में से ये भी एक द्वंद्व। तो ये द्वंद्व के 4 कारण हैं, और एक कारण उसमें से उपागम परिहार है, मतलब जहाँ पर हम ऋणात्मक, और जब कोई संघर्ष ऋणात्मक और धनात्मक के मध्य हो तो वहाँ पर उपागम परिहार द्वंद्व हो जाता है। जबकि उपागम द्वंद्व कहाँ पर होता है? इसमें कम तनाव होता है, और परिहार द्वंद्व में अधिक तनाव होता है। जबकि बहु उपागम परिहार में यह द्वंद्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर सबसे जटिल स्थिति आ जाती है। तो ये 4 पॉइंट है। एक पॉइंट से हमारे कई क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा इस सेट को कराने का यही तात्पर्य है कि आपको रचनात्मक ढंग से अध्ययन कर सके। अगर जब भी आप अध्ययन करते हो इसके उपरांत, तो आपकी लालसा किताब के प्रति, उन पॉइंटों के प्रति, उस अध्याय के प्रति बढ़ेगी कि हाँ, हमने इस अध्याय से बेहतर करना है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति का एक अवस्था नहीं है? स्मृति का एक अवस्था नहीं है। कोट, संकेतन, पुनर्द्वार, भंडारण, अवधान। तो इस 4 में से कौन सा आंसर सही होगा आपका? तो देखो स्मृति का इसमें जो लक्षण नहीं होगा, अवस्था नहीं होगी, वो अवधान तो रुकावट हो गया। कोट संकेत, कोटों से पहले हम कोट संकेत से भी अपने मन में जो है किसी भी दृश्य को, प्रतिरूप को बना लेते हैं। भंडारण मतलब लगातार हम कोई चीज़ को अर्जित करते, अपने मन में स्थापित करते, वो भंडारण हो गया। पुनर्द्वार मतलब हम कोई स्मृति क्या है, उसी से में आना, उसी से में भूल जाना।
अगर कोई कार्य हमें नहीं आता है, अपने मन में हमने सोच लिया, फिर उसी को हम स्मरण कर लेते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, तो हम उसको पुनर्स्मरण करने के उपरांत उसको पुनः हमारे दिमाग में आ जाता है। तो कुल मिला के स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति एक क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति जैसे स्मृति प्रत्येक में स्मृति है। स्मृति एक क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति पूर्व अनुभूतियों को वर्तमान में लाता है। जैसे कि आज आपने कोई कार्य कर दिया, कल भी किया, कल दूसरा कार्य किया, फिर तीसरा कार्य किया, इस ऐसे ऐसे गुजरते एक सप्ताह गुजर गया, फिर उसी के उपरांत कुछ दिन बाद कोई कार्य आपके मन में नहीं आया, फिर आपने उसका पुनः स्मरण किया, यानी वही स्मृति होगी। तो फिर पुनः उसको स्मरण किया, फिर आप स्मरण करके वर्तमान में लाए, तो यह क्या होगी? स्मृति होगी, पुनः स्मरण पर आधारित। देखो, कूट संकेत, भंडारण, पुनर्द्वार और पुनः प्राप्ति स्मृति, इसके इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखते हैं 5वां नंबर का क्वेश्चन। पूरा इस वीडियो को देखना, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है और मुझे कम से कम 7 से 8 घंटे इस प्रैक्टिस सेट बनाने में लगे हैं कि किस प्रकार से मैं चिंतन करके इसको बनाऊं। तो आपको बेहतर लगे पूरा देखना वीडियो को, तो अवश्य इसको देखना। ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे कार्य और अच्छा कुछ सामग्री आपको उपलब्ध होती है तो उसका लाभ आपको या प्रत्येक व्यक्ति को जरूर लेना चाहिए। 5वां नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नहीं है? मतलब व्यवहार का विज्ञान किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नहीं है व्यवहार के विज्ञान से? वाटसन, स्किनर, विलियम जेम्स, बोरिंग। तो इसमें से जो है, देखो, जब हमारा बाल मनोविज्ञान जब प्रारंभ हुआ तब पहला था आत्मा का विज्ञान, दूसरा था मन का विज्ञान, तीसरा था चेतना का विज्ञान और चौथा था हमारा व्यवहार का जो वर्तमान स्वरूप है उसको व्यवहारिक रूप दिया गया है। तो इसमें से 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 4 में से ऐसे मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने व्यवहारवाद पर काम नहीं किया, व्यवहारवाद विज्ञान पर काम नहीं किया? तो इसमें से कौन से हैं? तो इसमें से सी आंसर इसका सही हो गया, विलियम जेम्स। वाटसन, स्किनर, बोरिंग ने जो है व्यवहारवाद विज्ञान पर कार्य किया था। जबकि आत्मा का विज्ञान अरस्तु प्लेटो ने कहा था, आत्मा का विज्ञान। मन का विज्ञान लॉक ने कहा था, थॉमस ने कहा था, रीड ने कहा था। जबकि चेतना का विज्ञान किसने कहा था? टिचनर ने कहा था, वुंड ने कहा था, विलियम्स जेम्स ने कहा था। तो इन पॉइंटों को भी याद आप रखेंगे। आप बाल मनोविज्ञान जैसे स्टार्ट से प्रारंभ करते हो तो पहले ये पॉइंट हैं, जैसे कि आपने आपके अपने अध्याय में तुम्हारे लगे होंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, प्रश्नावली विधि कागज पेंसिल परीक्षा विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? प्रश्नावली विधि और कागज पेंसिल विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? ए प्लेटो, बी वुडवर्थ, सी वाटसन, डी सुकरात। तो इसमें से कागज और पेंसिल विधि का जो प्रयोग किया था वो किया था वुडवर्थ ने। जबकि प्लेटो ने किसका किया था? संवाद विधि का। और सुकरात ने किया था, जो मिलता जुलता है, सुकरात ने किया था प्रश्न उत्तर विधि। कई बार यह भी आ जाता कि सुकरात का कौन सा है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे। प्रश्नावली और प्रश्न उत्तर में आप अगर भेद स्पष्ट आपका हो गया होगा तो इसका आंसर क्या है? बी। आप पॉइंट ये भी याद रखेंगे, सुकरात का है प्रश्न उत्तर विधि, जबकि प्लेटो का है संवाद विधि। अगला प्रश्न पर जाते हैं 6वां, निकटतम विकास का सिद्धांत जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD सिद्धांत किसने दिया? बहुत ही प्रसिद्ध, यहाँ तक ये नेट में भी आया था, पिछली बार सीटेट में भी आया था। तो जब भी कोई परीक्षा आप देते हो, अगर परीक्षा नहीं भी देते हो, अभी जैसे यूटेट का हुआ, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं कि आने वाले एग्जाम में यह महत्वपूर्ण औषधि का कार्य करेंगे, तो आप उसको एक कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, जिससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, आपके पास भंडारण होगा। जैसे एग्जाम की डेट आएगी आपके पास बेहतर नोट्स रहेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन बने रहेंगे। तो यह लास्ट 1 आध महीने का जो समय होगा एग्जाम का, आपको यह फायदा दे सकता है, यह मेरा मानना है। अगर आपको उचित लगे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जब आप एक क्वेश्चन को दूसरे से संबंध करोगे, उनका रिलेशन सही मजबूत करोगे, दोनों क्वेश्चनों का
जो मिलते जुलते हैं या 3 या कई क्वेश्चन हैं, तो आपको जरूर आपकी जो चिंतन शक्ति बढ़ेगी और आपका आकलन बेहतर रूप से हो सकता है एग्जाम के लिए। तो जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर, वाइगोत्स्की का, थॉर्नडाइक का और हल का। तो इसका सिद्धांत जो दिया था जेडपीडी का, वाइगोत्स्की ने दिया था। अब जो है जेडपीडी क्या है? निकटतम विकास का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, और समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो समीपस्थ एक समीपस्थ है, समीपता का सिद्धांत अलग है। ये समीपस्थ जो समीप मतलब एकदम से करीब, निकटतम है ना, तो उसे हम कहेंगे जेडपीडी। तो यह कई बार पूछा भी गया, ये हो सकता है, ये मुझे लग रहा है जॉन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये क्वेश्चन आया था, और ये दूसरा तरीके से क्वेश्चन था। तो देखते हैं 7वां नंबर का। देखो, जो यह जेडपीडी का सिद्धांत था, यह सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत था। यह सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत था, और यह जो है सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत था। इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत थे, 2 पॉइंट उन्होंने दिए। एक तो दिया अंतरकरण का सिद्धांत और दूसरा दिया जेडपीडी। तो जेडपीडी क्या है? दोस्तों के सहयोग से सीखना। और अंतरकरण क्या है? कि भाषा, जैसे बच्चा, ये आंतरिक है, बच्चा अपने भाषा से, अपना संज्ञान से कुछ सीखता है। लेकिन जेडपीडी क्या है? जैसे बच्चा खेल रहा है बच्चों के साथ, तो बच्चों से खेल रहा है, कोई बच्चा करते करते उसने दूसरे को देखा तो वह सीख गया। और यह सीखना क्या है? बड़ों के निर्देशन से सीखने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब वह स्वयं करके सीखता है, या थोड़ा सहायता से करे, पुश करके, अपना थोड़ा सा सहयोग करके, धक्का देकर जब वो सीखता है, तो इसको क्या कहते हैं? जेडपीडी का यह सिद्धांत है। और इस सीखने को बड़ों से निर्देशन से सीखना, क्योंकि जब निर्देशन से बच्चा सीखता है तो उस पर कुछ पाबंदियां होती है प्रत्येक पर, तो वहाँ उसने बेहतर रूप से वह सीख नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है 8वां का, 8वां नंबर का क्वेश्चन है। आठवां नंबर का क्वेश्चन है 16 PF पर्सनैलिटी फैक्टर कितने वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए है? जो 16F एक जो है, एक परीक्षण भी है, और यह परीक्षण 16 वर्ष से जो ऊपर के बच्चों के लिए है। यह कैटिल ने दिया था। तो इसमें दिया था कि ये कितने वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए था। ए 15 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 17 वर्ष। तो यह जो फैक्टर बना था वह 16PF यह 17 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए था। ठीक है, यह कैटिल का सिद्धांत है, कैटिल का परीक्षण है, और कैटिल ने इस परीक्षण के अंतर्गत 16 शील गुणों को बताया, जैसे ईमानदारी, सत्यता, सहयोग, सामाजिक सहयोग। दूसरा, आपने कन्फ्यूजन नहीं होंगे, दूसरा एक है मैकडूगल का। उनने संवेग से संबंधित एक संवेग बताए थे, उनने 14 संवेग बताए। तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। तो जो मिलते जुलते काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा असामंजस्य की भावना पैदा हो जाती है, जैसे एग्जाम निकलता है और तब हमें राइट क्वेश्चन पर आंसर लगाना होता है, तो वहाँ पर थोड़ा परेशानी आती ही आती है। आगे हम देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। हरलॉक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? और हरलॉक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? ए 4, बी 8, सी 12, डी 7। तो हरलॉक ने जो बताई थी विकास की, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जबकि दूसरी ओर जो 12 अवस्थाएं बताई थी वो कॉल ने बताई थी, और पिछली बार जो 7 अवस्थाएं या 8 अवस्थाएं जो है कॉल सैनिक ने बताई थी। कॉल सैनिक ने 7, कहीं पर 7 भी दिया है, कहीं पर 8 भी दिया है, तो कॉल सैनिक का 8 या 7 अवस्थाएं बताई थी। और पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था कॉल सैनिक के कि कितनी अवस्थाएं बताई थी। तो 2021 में जो हिंदी वाले पाली में जो प्रश्न पूछा गया था कि कॉल सैनिक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई, तो उसमें 8 अवस्थाएं माना गया था। कुछ किताबों में 7 भी है, तो आप ढंग से आकलन कर लेना। अगला 10वां नंबर का प्रश्न है। एगो अहम सिद्धांत का संस्थापक है। एगो प्राअहम जो आपने सिद्धांत देखा होगा। तो ए एरिकन्स,
बी इसमें प्राइड लिखा है, फ्राइड होगा, डी बैंडूरा और सी कोर्ट लेविन। तो इसका जो सिद्धांत दिया था एगो अहम का, यह सिद्धांत दिया था एरिकिन्स ने। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन में कन्फ्यूजन बना होगा। जो फ्राइड ने दिया था, फ्राइड ने इदम अहम और परा अहम का सिद्धांत दिया था। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। कभी हमारा दिमाग एक ही तरफ चलता है, जब तक हमारा चिंतन रचनात्मक ढंग से चिंतन नहीं होगा तो हमारा जो क्वेश्चन हमने देखे ही नहीं होंगे, तो तब तक हमारे दिल में यही एक प्रतीक जैसा चिन्ह बना रहता है कि नहीं, ये इसका उत्तर यही है। लेकिन जैसे हम मिलते जुलते क्वेश्चन देखते हैं तो अवश्य एग्जाम में भी हमारी क्षमता का आकलन बढ़ जाता है कि यह क्वेश्चन ये नहीं, ऐसा होना चाहिए था। 11 नंबर का प्रश्न है, अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी हल और डी पावलोव। तो जो अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था, यह किसने दिया था? यह दिया था डी यानी पावलोव ने दिया था। अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत को संबंध अनुक्रिया और शास्त्रीय अनुबंध, जिसको क्लासिकल भी कहते हैं, परंपरागत सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आप इस प्रकार से जैसे थॉर्नडाइक, हल, स्किनर, पावलोव, ये जो सिद्धांत हैं, इनके उप सिद्धांत के नाम के बाद उप नाम भी हैं। तो आप इन पॉइंटों को भी अपने स्मरण कर लेना। तो यह डी होगा। जबकि स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था। सक्रिय अनुबंधन, देखो मिलता जुलता है, अनुक्रिया क्रिया। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया था, क्रिया अनुबंधन सिद्धांत दिया था। पुनर्वलन का सिद्धांत हल ने दिया था, जबकि उद्दीपन अनुक्रिया और प्रत्यक्ष और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। अभी ये स्किनर वाला सिद्धांत यूटेट में पूछा गया था, जो कि कुछ दिन पूर्व हुआ था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व का निर्माण लैटिन शब्द परसोना से, जिसका अर्थ होता है परसोना से, जिसका अर्थ होता है व्यवहार, व्यक्तित्व, मुखौटा, व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा इसका सी यानी मुखौटा। तो व्यक्तित्व से जो संबंध है, इसका लैटिन शब्द परसोना है, लेकिन इसका अर्थ होता मुखौटा। 21 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है, 21A में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संपूर्ण देश में कब से लागू हुई? ए है 1 अप्रैल 2009, बी है 1 अप्रैल 2010, सी है 1 अप्रैल 2010, सी है 1 जुलाई 2010 और डी है 1 जुलाई 2009। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू हो गई थी। आप इस पॉइंट को भी याद रखना। 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 में हुआ था, 21A और 51A इसमें जोड़ा गया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, श्रव्य साधनों में कौन सा नहीं है? जैसे श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य 3 प्रकार के साधन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्रव्य साधनों में से कौन सा नहीं है? रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, मैग्नेटिक। तो श्रव्य, इसमें से हमें श्रव्य साधन में से जो नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा डी मैग्नेटिक। एक मैग्नेटिक बोल्ड है, मैंने बोल्ड हटा दिया था इस क्वेश्चन को थोड़ा और जटिल बनाने के लिए। अगर बोल्ड लिखता तो आप इसका आकलन कर सकते थे, क्योंकि मैग्नेटिक, बुलेटिन, श्यामपट, चित्र, चार्ट, फ्लैश कार्ड, फ्लैश दृश्य साधनों में आते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार जो है प्रवक्ता प्री में पूछा गया था दृश्य श्रव्य साधनों से, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधन शिक्षण विधिया, शिक्षण से संबंधित और रिसर्च शोध से संबंधित, संप्रेषण से संबंधित आपका नेट में भी लगा हुआ है, आपका टेट में भी लगा हुआ है, आपका एलटी में भी लगा हुआ है और आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग में भी लगा हुआ है। तो कुछ ऐसे हैं 4 से 5 या 3 से 4 अध्याय ऐसे पाठ हैं जो तीनों जगह लगे हैं। तो आप मिलकर भी इनका आपने बेहतर अध्ययन किया होगा तो आपको मालूम होगा।
और यह आपके लिए फायदा ही होगा आने वाले एग्जाम में। 15 नंबर का प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा है। 15 नंबर का प्रश्न है आंतरिक अभिप्रेरणा। अब आंतरिक अभिप्रेरणा कौन कौन से हैं, इसमें से हमें चुनना है। ए भूख प्यास, बी विश्राम प्रेम, सी काम और नींद, और डी है उपयुक्त में से सभी। तो आपने आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत इसमें से चुनना है। तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से उपयुक्त में से सभी होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, एक बाह्य होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक जन्मजात होते हैं, जैसे सोना, भूख लगना, नींद आना, काम वासना, कई प्रकार की जो अभिप्रेरणा है। जबकि बाह्य आंतरिक जन्मजात होती है, और जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है वो अर्जित होते हैं, उसको हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं, करते हैं, या कृत्रिम होती है, बनावटी होती है ना। तो इसमें जो बाह्य अभिप्रेरणा में पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, सुरक्षा हो गया, प्रशंसा हो गया, निंदा करना हो गया, ये जो है बाह्य अभिप्रेरणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है मॉडलिंग का संप्रत्यय होगा। इसमें मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है, किस कार्य पर आधारित है जो मॉडलिंग का है। तो यह किसने दिया था और किसके सिद्धांत पर आधारित था। ए जेबी वॉटसन, बी एफ स्किनर, डी अल्बर्ट बंडूरा, और सी सिगमंड फ्राइड। तो इसका सही आंसर होगा यानी 16 का सी बांडूरा। देखो मॉडलिंग एक प्रकार से आजकल जो आधुनिकता है उसके अनुसार अपना अध्ययन करना जो है, अध्यापक को कक्षा में छात्रों के समक्ष हमेशा मॉडल या आदर्श व्यवहार की प्रस्तुति करनी चाहिए। तो अगर अध्यापक मॉडल या आदर्श व्यवहार से बच्चों को पढ़ाता है तो वहाँ पर बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, वहाँ उनकी अनुकरण की शक्ति बढ़ेगी और बच्चे बेहतर रूप से वहाँ पर सीख सकते हैं। तो यह कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। लगभग मेरा मानना है कि मैंने हर टॉपिक को लेने का प्रयास किया गया है, और थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स पर अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके बाद में अगर हो सकता हूँ तो थोड़ा धीमा बनाऊंगा पेपर को, लेकिन आकलन इसी प्रकार से आपको करना होगा। दूसरा, आप कॉपी पेन लेकर भी बैठे और अपना आकलन स्वयं करें कि कौन सा आंसर ए बी सी लगा के तो आप अपना आकलन कर सकते हैं। अगर इन 25 क्वेश्चनों में, क्योंकि पेपर काफ़ी लंबा बन रहा था, इन 25 क्वेश्चनों में से अगर आपके 15 से ऊपर आते हैं तो आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। मेरे मानना है आप 100% आपका पेपर बहुत अच्छा, वैसे आपका सब्जेक्ट कैसे भी हो तब भी आपकी स्थिति एक बेहतर होगी। 17 नंबर का प्रश्न है छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है। छात्र सक्रिय रूप से अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है। तो यह किससे है। व्यवहार आत्मा उपागम, अभिप्रेरणा उपागम, रचनात्मक उपागम, और चौथा है क्रिया विधि उपागम। तो इसमें से किस छात्र सक्रिय रूप से जो है ज्ञान का निर्माण करते हैं, इन चार में से आपने ऑप्शन लगाना है। तो 17 का उत्तर होगा सी यानी रचनात्मक। जब तक छात्र रचनात्मक कार्य नहीं कर पाएगा तब तो अपना ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता है कोई भी छात्र। 18 नंबर का प्रश्न है एक महिला जो अपने पति से झगड़ा कर चुकी है, एक महिला जो अपने पति से झगड़ा कर चुकी है अपने बेटे पर बरस पड़ती है, यह उदाहरण है दमन का, ए बी प्रतिगमन का, सी प्रक्षेपण का, और डी विस्थापन का। तो कोई महिला है, उसने अपने पति से झगड़ा किया और झगड़ा करने के उपरांत फिर उसने अपने बेटे पर बरस पड़ती है, लड़के पर बरस पड़ती है, यानी झगड़ा का गुस्सा जो है अपने पति का गुस्सा उसने अपने बेटे पर निकाला। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है। दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण और विस्थापन। तो यह होगा विस्थापन का। क्यों होगा कि जैसे बचाव की विधियां हैं ये, जैसे द्वंद्व से बचाव की स्थितियां, जैसे द्वंद्व मतलब क्या होता है,
जैसे हमने द्वंद्व पढ़ा ना, दोनों चीज़ें जब आपस में लड़ती है तो उसका तीसरा यह कार्य भी करूँ यह कार्य भी करूँ, तो हम करे परस्पर विरोधी मानसिक सक्रियाएँ दो अवसर होती है। उसी के एक पहले ये क्वेश्चन बना था, आप ये क्वेश्चन इसी प्रकार से नहीं, इसी प्रकार से बना है। तो इसका होगा विस्थापन। अब विस्थापन देखो, अपनी दमन भावनाओं को निकालने के लिए, जैसे मेरी दमन भावना है, तुम्हारी दमन भावना है, तो तुमने अपनी दमन भावना, जो किसी ने तुम्हें जो है दोष दिया था, आपको क्रोधित किया था, आपने अपनी भावनाओं को, अपनी दमन भावनाओं को निकालने के लिए ऐसे व्यक्ति को चुना जो कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब छोटे से नहीं, चाहे पति है, बेटा है, बालक है, कोई है, दूसरा छात्र है, आपके सहयोगी है, आपने उस पर गुस्सा निकाल दिया तो वहाँ पर विस्थापन होगा। अपनी दमन भावनाओं को आपने दूसरे पर जो है कमज़ोर पर उन भावनाओं को निकाला, तो यहाँ पर किसका होगा? विस्थापन का होगा। तो इसी प्रकार से कई चीज़ें हैं, इसी प्रकार से दमन प्रक्षेपण भी है, प्रतिगमन भी है। अगला है 19 नंबर का प्रश्न, संप्रेषण का चक्र का सही स्वरूप कौन सा है? जो संप्रेषण है, हमारा पाठ लगा हुआ है यहाँ पर, अभी मैं बात ही कर रहा था, तो यह प्रवक्ता में भी लगा है और नेट में भी लगा है संप्रेषण। ए प्रेषक संदेश ग्राह्यता प्रतिपुष्ट, बी प्रेषक संदेश प्रतिपुष्ट ग्राह्यता, सी संदेश प्रतिपुष्ट प्रेषक प्रतिपुष्ट, डी प्रेषक संदेश प्रेषक प्रतिपुष्ट और ग्राह्यता। तो इन चार में से जो सही क्रम होगा, सही स्वरूप होगा संप्रेषण का, वह कौन सा होगा? तो इसका होगा ए, पहले प्रेषक होगा, जब प्रेषक ही होगा तभी तो आप संदेश भेजोगे, फिर ग्राहित करोगे, दूसरा ग्रहण करेगा, जब तक दूसरा ग्रहण नहीं करेगा या दूसरे उस चीज़ को समझेगा नहीं, जब सोचेगा तो प्रतिपुष्टि करेगा, आपको उसका उत्तर भेजेगा। तो यह क्या है? संदेश संप्रेषण के चक्र हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? कक्षा में जब संवाद होता है, चाहे बच्चों के बीच, चाहे शिक्षक और छात्र के बीच, तो पहला ए विवाद, दूसरा सोचना, तीसरा विचार, चौथा तर्क वितर्क। जब संवाद होता है दो व्यक्तियों के बीच, दो छात्रों के बीच या शिक्षक या छात्र के बीच, तो वहाँ पर विवाद की स्थिति हो नहीं सकती है। सोचना तो पहले हो गया कि मैं सोचूं तो मैंने क्या संवाद में कौन से पॉइंट पर मैंने संवाद करना है, और तर्क वितर्क तो तब हो गया कि जब हम उस चीज़ से संतुष्ट नहीं है, वहाँ पर तर्क वितर्क होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, दूसरा व्यक्ति ये कहेगा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर विचार उभर कर आएगा, एक बेहतर विचार उभर कर आएगा जब दो व्यक्तियों के बीच परस्पर संवाद होगा किसी भी विषय को लेकर कि इसको किस प्रकार से बेहतर करेंगे, तो वहाँ पर एक विचार आएगा, विचारिक भावना आएगी। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के चक्र में एक पद कैमिल ने नहीं बताया। क्रियात्मक शोध के जो स्टीफन कैमिल ने जो बताए थे, उसने 4 बताए थे शोध के 4, उसे शोध के मुख्यतः क्रियात्मक शोध के 6 से, कहीं पर 6 भी है, कहीं पर 7 भी है, लेकिन मुख्यतः 6 इसके चरण है। लेकिन जो कैमिल ने बताए थे वह 4 चरण बताए थे। उन 4 चरणों में से कौन सा नहीं है? योजना बनाना, बी योजना का क्रियान्वयन करना, सी मूल्यांकन करना और डी अनुकूलन करना। तो इनमें से कौन सा शोध का चक्र कैमिल ने नहीं बताया था? तो इसका आंसर होगा डी अनुकूलन। अब उन्होंने कौन कौन से शोध के कारण बताए थे? तो देखो, उन्होंने बताया सबसे पहले शोध के लिए ये जरूरी है कि एक योजना बनती है, योजना का फिर जो है क्रियान्वयन किया जाता है, उसके बाद उसका अवलोकन किया जाता है और लास्ट में उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला 22 नंबर का प्रश्न है एनसीएफ। अब देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से संबंधित है, पाठ्य चर्चा का रूपरेखा से संबंधित है, पाठ्याचार्य से संबंधित है। तो इसमें लिखा गया है कि एनसीएफ के सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत नहीं है। इन 4 सिद्धांतों में से हमने इस सिद्धांत को देखना है कि कौन सा सिद्धांत नहीं है।
ए ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, बी रखने, बी होगा रटने की प्रणाली खत्म करना। इसको तो आप सही कर लेना, रखने को, रटने की प्रणाली को खत्म करना। सी व्यवस्थागत सुधार करना और डी कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना तथा लचीला बनाना पाठ्यक्रम को। तो इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है एनसीएफ के? एनसीएफ ने 5 सिद्धांत दिए थे और 5 क्षेत्रों या 5 अध्यायों में विभक्त किया था। तो उसमें भी 5 थे, 5 क्षेत्र और 5 अध्याय बताए थे और 5 सिद्धांत और 5 निर्देशन बताए थे। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसका आंसर सही होगा सी, यानी व्यवस्थागत सुधार करना। अब देखो, जो 5 सिद्धांत बताए थे उसमें से 3 सिद्धांत तो यह है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रणाली को खत्म करना, कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ना था लचीला बनाना। दूसरा यह कि राष्ट्र पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना होना, मतलब बाहर से जोड़ना। और चौथा है इसमें जो 5वां पॉइंट है कि राष्ट्र महत्व के जो विषय हैं तो उनमें शामिल होना, जैसे राष्ट्र विषय के 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस प्रकार से गांधी जयंती, विभिन्न कार्य जो भी राष्ट्र स्तर के जो कार्य होते हैं उनसे जोड़ना, जिससे कि उनकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी छात्रों विद्यार्थियों की। और जो ये व्यवस्थागत सुधार करना है, ये है एनसीएफ के 5 क्षेत्र अध्यायों में से एक है। प्रथम अध्याय है परिप्रेक्ष्य, परिक्षेप। द्वितीय है सीखना और ज्ञान। तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र में स्कूल की अवस्थाएं। और चौथा है विद्यालय व कक्षा का वातावरण का आकलन। 5वां है व्यवस्थागत सुधार। तो आप ये एनसीएफ से जैसे बना था ये लगा हुआ है। 31 मैंने देखे 39 यानी 29 पॉइंट आपके पैडागोजी में लगे हैं। और पैडागोजी का बहुत जल्दी, बहुत ही विस्तार से और रचनात्मक ढंग से एक आध दिन में मैं पूरा सिलेबस पे चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा बेहतर रूप से। 23 नंबर का प्रश्न है, औसत सामान्य बुद्धि का बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो औसत सामान्य बुद्धि वाला बालक रहता है उसका IQ कितना रहता है? ये 90 से 109, बी 80 से 89, सी 110 से 119, डी 70 से 89। ये 70 से 79 होना चाहिए था, इसको 79, आप इसको सही कर लेना। तो देखो, औसत बुद्धि का बालक की कितना होगा IQ? तो औसत बुद्धि के बालक का IQ होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी 90 से 109 तक औसत बुद्धि का बालक होगा। अगर बात करें 80 से 89, तो यह जो है मंद बुद्धि का बालक होगा, इससे नीचे मंद बुद्धि के बालक आएंगे। 110 से 119 वाला बालक होगा वह औसत बुद्धि का होगा। और 70 से 79 इसको सेवन कर लेना 8 को, ये सीमावर्ती मंद बुद्धि का होगा। ठीक है। और इसमें जो एक उच्च वर्ग जो है वह है प्रतिभाशाली बच्चा। तो प्रतिभाशाली बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है, IQ होता है, उसकी सोचने की क्षमता जो है 140 से ऊपर होती है। आप यहाँ नोट कर लेंगे कि 7, 8 बीने ने, टर्मन ने, इन्होंने अलग अलग दिए हैं। तो किसी ने 8, किसी ने 9, इस प्रकार से इसको अलग अलग भागों में बांटा है। तो आप इस पॉइंट को भी देखेंगे। आगे प्रश्न है 24 नंबर का। 24 नंबर का प्रश्न है, संघर्ष एवं तूफान, तनाव एवं द्वंद्व, भाईचारा एवं प्रेम किस काल की प्रवृत्तियां हैं? बाल अवस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशव अवस्था और डी है पूर्व बाल अवस्था। तो इसमें जो संघर्ष, तूफान, तनाव, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चित्र, एक प्रतिरूप बनना चाहिए कि वास्तव में इसका आंसर क्या है। तो आपने जैसे कि आपके दिमाग में आ चुका होगा, इसका आंसर है बी, यानी किशोरावस्था। इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड करने के लिए मैंने बाल अवस्था और पूर्व बाल अवस्था रख दिया था। तो हो सकता है कुछ लोगों ने यह भी मारा होगा, लेकिन आपको बेहतर रूप से तैयारी करनी है। आपको परीक्षा पास करने के लिए नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने UTET CTET क्वालिफाई करना है, आपने परीक्षा निकालने के लिए एग्ज़ाम देना है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपकी चिंतन शक्ति भी उस प्रकार से होनी चाहिए।
25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो जो अंतरण या स्थानांतरण का प्रकार नहीं है वो कौन सा होगा? ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, डी शून्य स्थानांतरण और डी दूरवर्ती स्थानांतरण। तो आपके मन में एक चित्र प्रतिरूप आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो इसका आंसर है डी, यानी दूरवर्ती स्थानांतरण। 3 भागों में दिया था, इसको 3 भागों में बांटा था कि सकारात्मक, नकारात्मक और शून्यात्मक। अब क्या होता है, देखो सकारात्मक ऐसे रूपांतरण स्थानांतरण, या देखो सकारात्मक, हम स्कूटी या मैंने कोई कार्य किया, मैंने स्कूटी चलाना मैं चलाता हूँ और मैंने उसके बाद मोटरसाइकिल पकड़ी, अब मैं मोटरसाइकिल भी सीख गया, तो यहाँ सकारात्मक होगा। सकारात्मक होगा या कठिन कार्य को मैंने कार्य किया तो इसमें बाधा नहीं है, यह सकारात्मक है, यह सकारात्मक। नकारात्मक क्या है, मैं भारत में देश जो दाएं हाथ से गाड़ी चलाता हूँ और अमेरिका या मैं दूसरे देश में गया तो वहाँ पर मैंने बाएं हाथ से जो है गाड़ी चलाई, तो यहाँ मेरा सकारात्मक नहीं होगा, यहाँ पर मेरा नकारात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे बाधा आई। और जब मैंने स्कूटी चलाई उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल चलाया तो वहाँ पर मेरा बाधा नहीं, मुझे सहयोग मिला, तो यहाँ पर नकारात्मक हुआ। सी शून्य स्थानांतरण, शून्य कहाँ पर होता है, जहाँ पर ना तो सहयोग हो और ना ही बाधा आए। मैंने कोई कार्य किया और ना ही मुझे वहाँ पर सहयोग मिला और ना ही मुझे वहाँ पर क्या मिला, बाधा आई, तो वहाँ पर शून्य स्थानांतरण होगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हिंदी साहित्य समागम में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। शिक्षण अभिरुचि और हिंदी से संबंधित जितने भी बेहतर सीरीज में लाने का प्रयास करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने यार दोस्तों तक भी इसे पहुँचाने का कष्ट करना। कई मित्रों का बहुत जो, क्योंकि मैं स्वयं एक एग्ज़ाम में बैठने वाला अभ्यर्थी हूँ, तो जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम की तैयारी करने में लगा होगा वह भी आकलन कर सकता है। जो एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हैं उनका आकलन क्या हो सकता है आप स्वयं ही समझ सकते हैं। तो वो आदमी ज़्यादा बेहतर चिंतन मंथन कर सकता है सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बशर्ते निकलना ना निकलना अलग अलग बात है। कोई बेहतर से बेहतर करने वाला भी नहीं निकल पाता है और कोई कम बेहतर करने वाला भी निकल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि आप इस पूरा देखना, अधिक से अधिक शेयर करना। अगर ऐसा ही रहेगा तो मैं फिर लगातार इसी प्रकार से वीडियो लाऊंगा और टॉपिक या अध्याय वाइज भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और हिंदी वालों के लिए भी कल या परसों प्रैक्टिस सेट आ जाएगा जिसमें 70 नंबर का मैं प्रैक्टिस लाऊंगा बहुत बेहतर रूप से, जिसमें संस्कृत होगा, हिंदी होगा, एनसीईआरटी होगा और व्याकरण होगा, सबका मिश्रण होगा। तो सभी मित्रों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को मित्रों पूरा देखना। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखना। अगर इसमें मुझे सुधार की ज़रूरत होगी तो मुझे अवश्य ही मैसेज करना, कमेंट बॉक्स पर अपना वक्तव्य देना। अगर इसका स्तर कम करना है तो मैं इसका स्तर कम करूँगा, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाऊँगा। यही स्तर रखना है तो ऐसे ही करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।